नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे वर्डिंग से समझ में आता है कि एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ कंपैटिबल है या नहीं। तो ये एक्चुअली केमिकल कंपैटिबिलिटी रिलेशन रहता है और इसको अगर हम ठीक तरह से डिफाइन करेंगे तो ये केमिकल कंपैटिबिलिटी आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से पता चलेगी। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पे, क्या आप डेली लाइफ में शायद हार्पिक यूज करते होंगे या फिर हार्पिक जैसे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है, तो इसमें जैसे यहाँ पे आपको ये एक ब्लू कलर में पैकिंग वाला डिवाइस दिखता है या कैन दिखती है, जो एक्चुअली टॉयलेट क्लीनर है, और ये जो रेड क्लीनर है ये है बाथरूम क्लीनर। तो नॉर्मली जब हम कॉमन पर्सन सोचेंगे तो इसमें क्लीनर ही आपको पता चलेगा, लेकिन ये क्लीनिंग एजेंट क्या है, उसमें अलग अलग केमिकल्स इसमें क्या यूज होता है, और अगर ये दोनों केमिकल्स अगर मिक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कैसे मालूम होगा? तो यहाँ से जब आप ये जो कैंस है इसके लेबल आप ठीक तरह से पढ़ेंगे तो आपको लेबल से ही पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये रेड कलर में जो बाथरूम क्लीनर है, तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसका यूज कैसे करते हैं ये इन्होंने बताया है। जैसे ये एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है और 5 मिनट कॉन्टेक्ट टाइम के बाद ये 99.9% जर्म्स किल करता है। तो ये मेन इसका एप्लीकेशन है। इसको यूज कैसे करना है वो भी बताया उन्होंने कि एटलीस्ट 4 लीटर में आपको 1.5 कैप्स जो है वो आपको ये बाथरूम क्लीनर यूज करना है, और फिर ये अगर 5 मिनट के लिए आप यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो अलग अलग यहाँ पे दिया है कि अगर आपका टफ स्टेन्स है तो उसके लिए आप विदाउट वाटर यानी कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आप यूज कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल केस है, रेगुलर केस है, तो आपको जो डाइल्यूट करके ही आप यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके दिए। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक बताया कि ये है जो डू नॉट यूज ऑन एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, और ये स्पेसिफिक एलिमेंट इस तरह से बताया कि ये जो केमिकल है ये एल्यूमिनियम, ब्रास और कॉपर के साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.5% वेट बाय वेट, और बाकी के जो केमिकल्स है जैसे यहाँ पे सोडियम लॉरिलीथर सल्फेट है, या फिर लॉरिलामाइन ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कुछ परफ्यूम यूज होते हैं और डीआयोनाइज वाटर यूज होता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स भी बताया कि आपके यहाँ पे ये अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं। यहाँ पर ये भी बताया कि आपको ये एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर भी यूज नहीं करना चाहिए, और फिर इसके बाकी के डिटेल्स बताया कि ये कंपनी कौन सी है, लोकेशन क्या है वगैरह। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे वार्निंग बताई है, डू नॉट मिक्स विथ एसिड्स और अदर हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, may release dangerous gases, और ब्रैकेट में दिया है क्लोरीन। तो यहाँ पे ये क्लियर बताया, ये सिंबल से भी आपको पता चलेगा। ये सिंबल यहाँ पे बताया कि डू नॉट मिक्स विथ एसिड, ये क्लियर कट बात है। और जो हमने पढ़ा था यूएन क्लासिफिकेशन में, तो यूएन क्लासिफिकेशन में भी ये क्लास और सिंबल हमने देखा था कि डेंजरस सब्सटेंसेस, करोसिव सब्सटेंसेस, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब भी बताए। तो ये जो केमिकल्स है, तो एक ही लेवल से आपको अलग अलग चीजें यहाँ पे पता चलती है, लेकिन नॉर्मली 90 to 99% लोग इसको स्किप करते हैं और डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं। तो एसिड के साथ मिक्स नहीं करना, ये पहली बात। ये डेंजरस केमिकल है, यूएन क्लासिफिकेशन का सिंबल है, ये दूसरी बात। अगर ये एसिड के साथ गलती से मिक्स भी हो जाता है या दूसरे केमिकल के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पे क्लोरीन जैसे गैसेस निकलने की यहाँ पे संभावना है, ये भी उन्होंने बताया। और ये क्लोरीन गैस डेंजरस गैस है, ये भी बताया। इसका इंग्रेडिएंट क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और उसके बाकी के केमिकल्स ये भी बताया है, और उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये भी बताया। तो अगर आप ये ठीक तरह से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एसिड के साथ कंपैटिबल नहीं है। दूसरी बात, एल्यूमिनियम, ब्रास और कॉपर के साथ भी कंपैटिबल
नहीं है। यानी कि ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड आप यूज कर रहे हैं, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड ये अलग अलग केमिकल के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो ये केमिकल कंपैटिबल नहीं है, पहले ही उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया रहता है और उसके रिजल्ट्स आपको ये बताता है। तो अगर आप यहाँ पे इसका भी डिटेल देखेंगे, जैसे ये हमने टॉयलेट क्लीनर के बारे में बात की, तो यहाँ पर ये अलग अलग डायरेक्शंस दिए कि आपको कितना टाइम इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितने कप्स यूज करने हैं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि इसका इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10.5%। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्लीनर है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, यानी कि ये ब्लीच या बेसिक जो केमिकल है वो कैटेगरी है, और यहाँ पे एसिड कैटेगरी है, और बाकी के इसमें अलग अलग जो केमिकल्स है वो भी यहाँ पे बताए। क्वेश्चन में क्लियर कट बताया है कि ये करोजिव केमिकल है, यानी कि जो एसिड है ये करोजिव कैटेगरी का है। तो करोजिव का सिंबल वहां पे वापस से यूएन क्लासिफिकेशन के हिसाब से डेंजर सिंबल भी बताया है, और यहाँ पर भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए, डू नॉट मिक्स विथ ब्लीच। तो ये ब्लीचिंग एजेंट जो रहेंगे या फिर जो अल्कलीज टाइप रहेंगे, जिसको हम बेसिक केमिकल्स कहते हैं, उसके साथ मिक्स नहीं करना है। ये मिक्स क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एसिड जो है ये स्ट्रांगली रिएक्ट होता है ब्लीच के साथ, या ब्लीच जो है जैसे यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव रहता है ये एसिड्स के साथ। अगर इनकेस ऐसा होता है तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन जैसे गैस जनरेट हो सकते हैं, और जिसकी वजह से क्लोरीन जैसे पॉइजनस कैटेगरी है उसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे ये डेली लाइफ का सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको पता चला। जैसे यहाँ पे रिएक्शन भी मैंने बताई है कि ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है NaOCl, जो एक्चुअली ये बाथरूम क्लीनर में यूज होता है, और ये टॉयलेट क्लीनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये HCl है। तो NaOHCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अगर मिक्स हो जाता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड तैयार होगा, वाटर तैयार होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्लोरीन तैयार होगा। तो ये क्लोरीन की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये अपवर्ड एरो का मीनिंग क्या है कि क्लोरीन गैसियस फॉर्म में आने वाला है, और फिर ये गैसियस फॉर्म में जो आने वाला क्लोरीन है वो शायद आप ब्रीथ करेंगे, और क्लोरीन अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो आपके लिए वो पॉइजनस है। तो उसकी वजह से फिर अगर ये ज्यादा टाइम या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो आप कुछ देर के बाद अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है आपका जो मिक्सिंग टाइम कितना है, आप क्लोरीन जैसे गैस निकलता है, क्योंकि आप नॉर्मली बाथरूम या टॉयलेट में ये यूज कर रहे हैं, और वहां पे एरिया कम रहेगा, और जो वेंटिलेशन है वो कम रहेगा, एयर कम रहेगी, और जितनी भी वॉल्यूम है वहां पे क्लोरीन का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको, जैसे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, जो ब्रीदिंग के लिए उसके लिए प्रॉब्लम होगा, आई इरिटेशन, स्किन इरिटेशन भी हो सकता है, और फिर अगर आपको तुरंत पता चलेगा कि इसकी वजह से यहाँ पे कुछ गैस है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप फ्रेश एयर में जाते हैं, वेंटिलेशन हायर साइड में निकलता है, या फिर आप फैन ऑन करते हैं, और फिर अगर आपका जो क्लोरीन गैस है अगर ज्यादा आपने इनहेल नहीं किया है, तो फ्रेश एयर की वजह से वो रिप्लेस करके, डाइल्यूट करके नॉर्मल आपकी कंडीशन आ सकती है। लेकिन अगर ये गैस ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, और आपने ज्यादा ब्रीथ किया, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ कंपैटिबल नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, या फिर कोई रिएक्शन होती है जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं इनकम्पैटिबल केमिकल्स। ठीक है, तो ये अगर केमिकल कंपैटिबिलिटी हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन है जो दी रही है कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्टेबल सब्सटेंस इज व्हेन मिक्स विद द अनदर सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ जब मिक्स होता है तो उसके बाद में ये दोनों सब्सटेंस जब मिक्स होने के बाद इसकी कितनी स्टेबिलिटी है। तो ये रिएक्शन स्टेबल है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, तो ये स्टेबल है, तो उसको हम कहेंगे कंपैटिबल। अगर ये थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा अनस्टेबल है, तो उसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है, जिसको हम अनस्टेबल करेंगे, तो उसको हम कहेंगे इनकम्पैटिबल। तो रिएक्शन या मिक्स होने के बाद
उसका स्टेबिलिटी कैसा है, उस हिसाब से आपको केमिकल कंपैटिबिलिटी डिफाइन करना चाहिए। तो उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिन्होंने अलग अलग कैटेगरीज भी उसकी बनाई है, तो वो अब हम बाद में देखेंगे। तो ये है, अगर स्टेबल नहीं है तो ये इनकम्पैटिबल केमिकल्स है। फिर ये कंपैटिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग मटेरियल के बेसिस पे डिपेंड रहेगी, और वो जो कंडीशंस रहेगी उसके बेसिस पे डिपेंड रहेगी। तो कुछ केमिकल्स ऐसे जैसे यहाँ पे लिक्विड्स और सॉलिड्स है जो सोल्यूबल रहते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई मिसिबल लिक्विड रहता है या मिसिबल सॉलिड रहता है तो वो स्टेबल कंडीशन में आता है, और उसको हम कहते हैं कि ये कंपैटिबल केमिकल्स है। तो नॉर्मली अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, मिसिबल होता है, या फिर लिक्विड ही लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, मिसिबल होता है, तो नॉर्मली वो स्टेबल केमिकल्स रहते हैं और उसको हम कंपैटिबल केमिकल्स कहते हैं। तो ये कंपैटिबिलिटी इसके बेसिस पे भी डिफाइन होती है। उसके अलावा है वाटर। वाटर इज कंपैटिबल विथ अल्कोहल। तो ये अल्कोहल अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये मिसिबिलिटी है, मिक्स हो सकता है, इसकी वजह से ये वाटर और अल्कोहल कंपैटिबल। ये एक सिंपल एग्जांपल है। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे तो पेट्रोल और वाटर अगर मिक्स होता है तो पेट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो ये मिक्स नहीं होते। या फिर ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते। तो जब इमिसिबल लिक्विड्स होंगे तो यहाँ पे उसको इनकम्पैटिबल केमिकल्स कहते हैं, यानी कि जो कंपैटिबिलिटी ये क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये इनकम्पैटिबल मटेरियल जो है वो आपको अलग से फाइंड आउट करनी चाहिए, और जो इनकम्पैटिबल मटेरियल है वो नॉर्मली आपको एक ही स्टोरेज में नहीं रखना चाहिए। तो उसको एक तो आइसोलेशन प्रोवाइड करना चाहिए, पार्टीशन प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर आपके पास अगर एरिया है तो वहां पे अलग अलग स्टोरेजेस वहां पे उसके रहने चाहिए जो इनकम्पैटिबल केमिकल्स या मटेरियल्स हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे हम, तो एसिड्स हैं या फिर प्लास्टिक और रबर है, तो ये आपको एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एसिड्स जो है, जो या फिर टोल्यून का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे ये एसिड्स और टोल्यून हाईली रिएक्टिव केमिकल है। तो ये वॉलेंट रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है टोल्यून की और एसिड की, या फिर अगर आप टोल्यून के बारे में देखेंगे तो प्लास्टिक्स या रबर के साथ भी वो रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक और रबर का डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी डाउन हो जाती है, उसकी जो मेन लाइफ रहती है, वो स्ट्रेंथ रहती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे टोल्यून के साथ आपको ये एसिड्स इनकम्पैटिबल है, तो आप एक ही स्टोरेज में नहीं रखना चाहिए, या फिर प्लास्टिक्स और रबर जो है वो भी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग केमिकल्स के लिए आपको फाइंड आउट करना चाहिए, ये केमिकल और दूसरा केमिकल, या एक केमिकल और दूसरा मटेरियल, तो ये साथ में रखना है या नहीं। तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल डेटा फाइंड आउट किया है, उसके बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया है कि ये केमिकल और ये मटेरियल, या फिर ये केमिकल और दूसरा भी केमिकल, तो ऐसे मटेरियल की कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, या अलग अलग उसमें जो उन्होंने ग्रेडिंग किया है, जैसे पुअर है, या फिर मॉडरेट है, या फिर इनकम्पैटिबल है, या फिर स्टेबल है, या फिर कंपैटिबल है, ऐसे अलग अलग रेंज भी उन्होंने दिए है, तो उस हिसाब से भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनकम्पैटिबल केमिकल्स है उसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे फायर कैच हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, टॉक्सिक रिलीज हो सकता है, वायलेंट रिएक्शन हो सकती है, पॉलीमराइजेशन हो सकता है। तो ये जो अलग अलग हजार्ड्स है, इसकी वजह से वहां पे सिचुएशन बिगड़ सकते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स ऐसे है कि जिसकी वजह से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो जैसे हमने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व जैसे होगी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन की बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और हीट बढ़ते जाएंगी, और उसकी वजह से यहाँ पे फायर के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल्स ऐसे हैं कि रिएक्शन के बाद वो पॉइजनस या टॉक्सिक केमिकल्स वहां पे रिलीज करते हैं। जैसे अभी हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन देखी जिसमें क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं अगर आपने इनकम्पैटिबल मटेरियल एक ही जगह स्टोर किया है, और स्टोरेज के बाद में अगर कोई केमिकल लीक होता है, या फिर वहां पे स्पिल होता है, या फिर किस वजह से वो अगर मिक्स होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये जो स्पेशली जो डेटा है या इनकम्पैटिबिलिटी डेटा है, स्पेशली ये केमिकल स्टोरेज के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है,
या फिर आप जब केमिकल्स हैंडल करते हैं एट ए टाइम, अलग अलग केमिकल जैसे नॉर्मल केमिकल इंडस्ट्रीज में, तो ये डेटा जो है ये सबसे ज्यादा यूजफुल है आपको। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा केमिकल दूसरे केमिकल के साथ स्टोर करना है, कितनी क्वांटिटी में स्टोर करना है, कितना डिस्टेंस उसमें रखना है, कौन से मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में उसको, यानी कि जो वेसल्स आप यूज करते हैं, जैसे अभी अगर आप पहले देखेंगे तो नॉर्मली जो मेटल के ड्रम्स थे, आज की डेट में हम प्लास्टिक के ड्रम्स यूज कर रहे हैं, उसमें भी अलग अलग प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी हम चेक कर रहे हैं, उसका करोसिव प्रॉपर्टी भी हम चेक कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर या हीट रेजिस्टेंस मटेरियल वो भी प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं, उसके साथ ये स्टोरेज का फाइनलाइजेशन हम करते हैं। तो ये अगर दो केमिकल मिक्स होते हैं तो डेंजरस सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है, वह सिचुएशन क्या हो सकती है, या फिर जो आपके केमिकल्स है उसकी वजह से जो केमिकल्स का मटेरियल डिग्रेडेशन हो सकता है, या फिर उसका क्वालिटी रिड्यूस हो सकता है, उसकी लाइफ रिड्यूस हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे आप एक रिएक्टर है या फिर मिक्सर है, और वो रिएक्टर में आपको स्टरर भी यूज करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ रिएक्शन आपको यूज करना है, तो जैसे नॉर्मली आप केमिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे रहते हैं। तो ये समझो आपका छोटा एक रिएक्टर है और उसको आपको ये स्टरर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे केमिकल यूज जो हो रहा है, तो ये केमिकल के साथ ये स्टरर का जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेटल जो है ये केमिकल के साथ कितना रिएक्टिव है, कितना स्टेबल है, या कंपैटिबल है, इनकम्पैटिबल है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आपको ये स्टरर और वो रिएक्टर या केमिकल जो है वो आपको फाइनली डिसाइड करना है। अगर ये केमिकल ये मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से इसके साथ अगर इनकम्पैटिबल है तो आपका स्टरर का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको केमिकल चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे ब्लीच और अमोनिया का एग्जांपल है, ये नॉर्मली क्लीनर कह के यूज होते हैं। जैसे अभी हमने बाथरूम क्लीनर में देखा था, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट है, और अमोनिया भी ब्लीचिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पे ये क्लीनिंग एजेंट यूज होता है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो ब्लीच जो है नॉर्मली रहता है अल्कल, तो वो दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट अलग होते हैं, और अमोनिया जो है वो दूसरे केमिकल के साथ अलग से रिएक्ट करता है, और इस हिसाब से उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो अलग होगी, और उसके जो आउटपुट या रिजल्ट्स रहेंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो आपको हर एक एजेंट, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो केमिकल्स हैं उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करके ही आपको वो अलग अलग रिएक्टर्स में या अलग अलग रिएक्शन के लिए या मिक्सिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए या स्टोरेज के लिए या हैंडलिंग के लिए आपको डिसाइड करना है। तो स्पेशली हमने जो बात की थी स्टोरेज और हैंडलिंग के बारे में, तो ये कंपैटिबिलिटी डेटा जो है वो स्पेशली स्टोरेज के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जो भी हजार्ड्स है, जैसे फायर एक्सप्लोजन या टॉक्सिक गैसेस रिलीज वाले जो हजार्ड्स है, उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको हजार्डस केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है। जैसे हजार्डस केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल ब्रेकेज हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंटेनर फेलियर हो सकता है, या फिर फायर कैच हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से भी प्रॉब्लम होगा, या फिर जो गैसेस है वो मिक्स अगर होंगे तो उसकी वजह से अलग से रिएक्शन होगी, या अलग से एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। उसके बाद में जो केमिकल्स है वो स्टोरिंग के लिए अगर इनकम्पैटिबल होते हैं तो वहां पर कंटेनर पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग हजार्डस केमिकल रिएक्शन की वजह से इम्पैक्ट होता है, इसीलिए आपको स्टोरेज करते टाइम आपको ठीक से ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप रेफर करेंगे तो ये जो केमिकल्स हैं ये केमिकल का स्टोरेज के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट ग्रुप है जो है इनऑर्गेनिक केमिकल्स का। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड्स। तो ये सब एसिड्स है। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे ये भी एसिड्स है, लेकिन ये जो सेकंड है ये ऑर्गेनिक एसिड्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इनऑर्गेनिक एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स में आप देखेंगे तो एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, और ये एसिड्स इनऑर्गेनिक और ये एसिड ऑर्गेनिक। तो ये
दोनों अलग क्लासिफिकेशन या अलग ग्रुप से जो केमिकल स्टोरेज के लिए आपको यूटिलाइज करना है। थर्ड ग्रुप जो है कॉस्टिक है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस आते हैं। या फोर्थ ग्रुप अमाइंस और अल्कोहल अल्केनो अमाइंस है, जिसमें एनिलीन है, डाइथेरालामाइन है, डाइथिलामाइन है, डाइमिथिलामाइन है, या पिरिडीन जैसे सब्सटेंसेस है। उसमें फिफ्थ स्टोरेज केमिकल का ग्रुप है हेलोजनेटेड कंपाउंड, यानी कि हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स आते हैं। ऐसे सारे कंपाउंड, जैसे इसमें एग्जांपल है एलिल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, मिथिलीन क्लोराइड। तो ये मैक्सिमम केसेस में आपको क्लोरीन मिला है। तो ये चारों एलिमेंट से अगर कुछ आते हैं कंपाउंड्स, वो उसको हेलोजनेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। उसके अलावा ये स्पेसिफिक ग्रुप है अल्कोहल, ग्लाइकॉल्स, ग्लाइकॉल ईथर। उसमें एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 1-4 ब्यूटेनॉल डिआयन, ब्यूटेनॉल, डाइएथेनिल ग्लाइकॉल, इथिल अल्कोहल, इथिल ब्यूटेनॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, मिथिल अल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो ये अलग अलग अल्कोहल सीरीज वाले एग्जांपल्स है। तो अल्कोहल में नॉर्मली डैश OH यूज होता है, और अभी हमने कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में इथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल सबसे ज्यादा यूज किया है। तो ये 6 ग्रुप में आता है और उसके लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में 7th ग्रुप जो है वो है अल्डिहाइड्स। तो एसिटल्डिहाइड, क्रोटेनॉल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, पैराफॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनॉन, ये अलग अलग यहाँ पे उसके एग्जाम्पल से अल्डिहाइड ग्रुप वाले। फिर इसमें है कीटोन ग्रुप, जैसे डाइआइसोब्यूटिल कीटोन, मिथिल इथिल कीटोन या ब्यूटेन। फिर 9th सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इथेन, हेप्टेन, पैराफिन्स, पैराफिन मैक्सेस, या फिर पेंटेन, पेट्रोलियम ईथर। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे तो ये सभी बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, उसके अलग अलग जो फॉर्मूलेज है, और फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपको डिटेल में देखना है तो हर एक का अलग अलग फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला जो है स्पेशली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो रहता है, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेसिस पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होती है, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, ये सब केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिपेंड होता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्लियर मालूम होना चाहिए, और उसके बाद में ही आपको ये पता चलता है। तो यहाँ पे अभी ये सैचुरेटेड वर्डिंग है। तो सैचुरेटेड यानी क्या, जो भी कार्बन आइटम है वो कार्बन आइटम 4 इलेक्ट्रॉन से यानी कि सेटिस्फाई हो चुका है। जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, और वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो कार्बन का आप एटॉमिक नंबर देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने वाले और आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स समझो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर आते हैं तो ये मॉलिक्यूल सेटिस्फाई होता है। तो ऐसे आपको अलग अलग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स देखना है। और अगर वहां पे वो जो एलिमेंट रहता है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, वो अगर सेटिस्फाई होता है तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे रहता है या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे रहता है तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है अनसैचुरेटेड कैटेगरीज में नॉर्मली आते हैं। तो ये अलग अलग केमिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो नॉर्मली एरोमा जो वर्डिंग है वो एरोमा मीन्स स्वीट ऑर्डर। तो स्वीट ऑर्डर वाले जो हाइड्रोकार्बन्स है ये कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें नैफ्था, नैफ्थलीन, टोल्यून, ज़ाइलीन, इथिल बेंजीन, क्यूमिन ऐसे एग्जांपल्स है। उसके अलावा है ओलिफिन, उसमें ब्यूटिलीन, इथिलीन, टर्पेंटाइन ऐसे एग्जांपल्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर साइड में, लेकिन एज ए सॉल्वेंट वो हाइयर साइड में यूज होते हैं। उसके अलावा है पेट्रोलियम ऑयल्स, जिसमें गैसोलाइन है और मिनरल ऑयल्स है, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स है। ईस्टर्स, मोनोमर्स, फिनॉल्स, अल्कलीन ऑक्साइड्स, साइनोहाइड्राइड्स, नाइट्राइल्स और अमोनिया। तो यहाँ पर इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से, अलग अलग केमिकल से, उसके अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी है। उसके बेसिस पे ही आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे। और फिर ये है हेलोजेंस, ईथर्स, फास्फोरस, सल्फर और एसिड एनहाइड्राइड।
तो ये ओवरऑल 24 केमिकल्स के ग्रुप है जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने क्लासिफाई किए हैं। तो ये अभी 24 जो केमिकल्स हैं तो उसका कंपेटेबिलिटी आपको चेक करना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात की, अगर ये क्लोरीन है तो ये क्लोरीन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ स्टोर करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आपको ये क्लोरीन का 20 नंबर का कैटेगरी और एसिटिक अनहाइड्राइड का 24 का नंबर का कैटेगरी आपको चेक करना है कि 20 इज कंपेटेबल विथ 24 और नॉट। अगर कंपेटेबल है तो वो कितना कंपेटेबल है कितना नहीं है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जैसे ये सिंपल इसको बोलेंगे हम केमिकल कंपेटिबिलिटी चार्ट। तो ये चार्ट से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग लैबोरेटरीज ने भी ऐसे चार्ट्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता चलता है 1 नंबर पे इनऑर्गेनिक एसिड है, 2 नंबर पे ऑर्गेनिक एसिड्स है, 3 नंबर पे कॉस्टिक है, और ये जो डॉटेड है तो यहाँ पे डॉट का मीनिंग बताया है कि रिप्रेजेंट्स अनसेफ कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर यहाँ पे डॉट होता है, जैसे अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर का केमिकल है और 3 नंबर का केमिकल है, तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वो अनसेफ कॉम्बिनेशन है। वैसे अगर यहाँ पे ये देखेंगे तो ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, तो ये 2 और 3 अनसेफ कॉम्बिनेशन है। तो अगर यहाँ पे डॉट रहेगा तो इसका मीनिंग है ये नंबर का केमिकल और ये नंबर का केमिकल जो भी ग्रुप रहेगा वो अनसेफ है। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखता है कि यहाँ डॉट नहीं है, यानी कि ये ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस का मीनिंग क्या है कि ये सेफ कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि 3 नंबर का केमिकल और 4 नंबर का केमिकल, तो 3 और 4 आप एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 नंबर है और ये 5 नंबर है। तो 2 नंबर कैटेगरी जो ऑर्गेनिक एसिड्स है, 5 नंबर कैटेगरी जो हेलोजनेटेड कंपाउंड्स है, तो ये आप एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारे डॉट्स है, बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस है, तो आप ये चार्ट से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये इसके साथ कंपेटेबल है या नहीं, यानी कि अनसेफ कॉम्बिनेशन है या फिर सेफ कॉम्बिनेशन है। तो ये आप चार्ट पढ़ के भी आप देख सकते हैं। ये भी दूसरा चार्ट है जो यूएन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे है। जैसे हमने एक प्रेजेंटेशन में भी बात की थी कि यूनाइटेड नेशन का क्लासिफिकेशन है 9 क्लासेस का, और वो 9 क्लासेस के अलग अलग सिंबल्स हैं, और वो सिंबल से भी आपको पता चल जाता है कि ये कौन से टाइप का केमिकल्स है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये फिर यहाँ पे स्टोरेज के लिए कंपेटेबल है या नहीं। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे ये सेकंड क्लास जो कैटेगरी है, जैसे हमने देखा था कि ये सिंबल किस लिए यूज होता है, ये यहाँ पे एक सिलेंडर है, यानी कि ये कॉम्प्रेस्ड गैसेस है, और ये 2 नंबर कैटेगरी और ग्रीन का बैकग्राउंड है। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्रेस्ड गैसेस है जो फ्लेमेबल भी नहीं है और पॉइजनस भी नहीं है। तो ये जो 2 नंबर का कैटेगरी है उसके साथ अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस या गैसेस अगर मुझे स्टोर करने हैं तो ये पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे ये ओके बताता है, ग्रीन सिग्नल बताता है कि ये आप दोनों भी आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग गैसेस और उसके साथ जो कॉम्प्रेस्ड गैसेस ये आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दूसरा आपने एग्जांपल लिया तो ये है सिंबल यूएन क्लास का, सेकंड नंबर का एक क्लास है, लेकिन ये क्रॉस बोन्स और स्केलेटन बताए, इसका मतलब ये टॉक्सिक गैस है। तो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन हम टॉक्सिक गैस के साथ ही देख रहे हैं। तो ये टॉक्सिक गैसेस अलग मे नॉट बी कंपैटिबल, चेक MSDS एंड नोट्स। तो अलग अलग टॉक्सिक गैसेस को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको पहले MSDS चेक करना चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। तो अगर आप अलग से अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे तो जहां पर ये आपको ग्रीन बॉक्सेस दिखते हैं तो ये ग्रीन बॉक्सेस इंडिकेट करता है कि ये कॉम्बिनेशन ओके है, लेकिन जहां पे ये व्हाइट बॉक्स दिखता है तो वो पहले आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको MSDS ठीक तरह से पढ़ना चाहिए और उसके बाद में ही आपको डिसाइड करना है। जो येलो बॉक्सेस है उन्होंने बताया कि ये येलो आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ये केमिकल की एक
कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और उसके साथ ये कॉम्प्रेस्ड गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहे या फिर केमिकल एजेंट्स रहे, जैसे 5.1 क्लास है या फिर सेकंड क्लास है, तो इसमें उन्होंने बताया कि ये आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। तो आपको इसको सेग्रीगेट करना है और एटलीस्ट 3 मीटर डिस्टेंस पे ही उसको स्टोर करना है। अगर यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स आता है तो ये क्लियर कट बताता है कि इसको आइसोलेट ही करना है आपको, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही रखना है, सेपरेट सेक्शन में ही रखना है, उसका सेपरेट स्टोरेज ही रहना चाहिए। अगर कुछ कैटेगरीज आपको ये दिखती है तो यहाँ पे ये बताता है कि आप ये एक ही स्टोरेज में रख सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 5 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग रिकमेंडेशन है। जैसे यहाँ पे कहीं पे व्हाइट इंडिकेट करता है कि MSDS प्रेफर करो, उसके बाद में डिसाइड करो। यहाँ पे कुछ 3 मीटर का येलो बॉक्स इंडिकेट करता है कि आप स्टोर कर सकते हैं, 3 मीटर डिस्टेंस रखो। या फिर ये ऑरेंज कलर है, 5 मीटर डिस्टेंस रखो। या फिर यहाँ पे ये रेड कलर है जहाँ पे क्लियर बताता है कि इसको आइसोलेट ही करना है। और फिर ग्रीन कैटेगरी जो है यहाँ पे बताती है कि ये कंपैटिबल केमिकल से आप एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं। तो यूएन क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी आप चार्ट देख सकते हैं, या फिर जो 24 ग्रुप से केमिकल स्टोरेज के लिए, उससे भी आप चेक कर सकते हैं और कंपैटिबिलिटी चार्ट पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये अलग अलग केमिकल्स मुझे एक ही जगह रखना चाहिए या नहीं। अगर रखना है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना रखना है, 3 मीटर, 5 मीटर, या फिर कंप्लीटली उसको आइसोलेट करना है। तो इसके बारे में अलग अलग स्टैंडर्ड्स और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग चार्ट्स है। तो उसमें ये भी एक एग्जांपल है जहां पे उन्होंने स्पेसिफिक रेटिंग दी है। तो ये रेटिंग क्या दी है, ए यानी कि एक्सेलेंट, बी यानी कि गुड माइनर इफेक्ट, सी यानी कि फेयर मॉडरेट इफेक्ट, डी यानी कि सीवियर इफेक्ट, और ई यानी कि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। तो ये अलग अलग रेटिंग्स यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे ये सिर्फ कलर कोडिंग नहीं करेंगे, कलर कोडिंग के साथ ABCDE रेटिंग भी देंगे। और यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है कि ये अगर यहाँ पे 1 आता है तो सेटिस्फैक्टरी टू 22 डिग्री सेल्सियस, 2 आता है तो सेटिस्फैक्टरी टू 48 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर की भी बात यहाँ पे उन्होंने चार्ट्स में की। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे अभी ये एक्सेलेंट का एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पे ये एक्सेलेंट में अलग अलग जो केमिकल्स और मटेरियल्स हैं, तो मटेरियल का कंपैटिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे 304 स्टेनलेस स्टील है। और यहाँ पे एक्सेलेंट कैटेगरी का एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये है एसीटेट सॉल्वेंट। तो अभी यहाँ पे केमिकल टू केमिकल नहीं है, ये केमिकल टू मटेरियल है। तो एसीटेट एज ए केमिकल सॉल्वेंट, ये आप 304 स्टेनलेस स्टील के साथ कंपैटिबल है या नहीं आपको चेक करना है। तो यहाँ पे एक्सेलेंट ग्रेड दिया है, यानी कि आपको ये अलाउड है। अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेंगे एसिटिक एसिड का और PVDF मटेरियल का, तो यहाँ पे येलो कलर दिया है और सी कैटेगरी दी है, यहाँ सी का मीनिंग है फेयर, यानी कि यहाँ पे मॉडरेट इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको पॉसिबल ही नहीं है, उसको रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे डी कैटेगरी आती है, तो डी कैटेगरी जैसे यहाँ पे व्हाइट ऑन मटेरियल है और एसिटिक एसिड या ग्लासियल एसिटिक एसिड आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे डी कैटेगरी यानी कि सीवियर इफेक्ट वहां पे हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये रिकमेंडेड नहीं है कि ये मटेरियल के साथ आप ये केमिकल या ये केमिकल के साथ आप ये मटेरियल यूज करो। और जहां पर भी ये व्हाइट दिया है तो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या नॉट एप्लीकेबल लेवल दिए। तो ऐसे अलग अलग चार्ट्स केमिकल टू केमिकल कंपैटिबिलिटी या केमिकल टू मटेरियल कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। आप कोई भी चार्ट यहाँ पे यूएन बेसिस पे, मटेरियल बेसिस पे, या केमिकल टू केमिकल स्टोरेज बेसिस पे, जैसे हमने 24 क्लासेस दिखे थे या ग्रुप्स देखे थे, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे अभी ऑनलाइन लेवल पे भी कुछ आपको सोर्सेस अवेलेबल है। जैसे ये अभी कोल पार्मर जो वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन भी डेटा मिल सकता है। जैसे अगर आपको कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स के बारे में आपको कुछ देखना है, तो वो केमिकल जो है, वो केमिकल के लिए आप ये साइट पे जा सकते हैं। और ऐसे अलग अलग साइट्स पे भी है, आप कोई भी साइट पे जाइए। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
यहाँ पे आप ऑनलाइन सोर्सेज थ्रू भी आप केमिकल कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं या केमिकल टू मटेरियल कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं केमिकल टू मटेरियल, तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो केमिकल्स और जो मटेरियल्स है उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आपको मिल सकते हैं, और जो केमिकल टू केमिकल है उसके लिए भी आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग जो केमिकल्स है, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज हैं। अगर मुझे यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल अभी जो लिया था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल हमने लिया था कंपैटिबिलिटी का स्टडी करने के लिए, तो वही अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पता चले कि जैसे यहाँ पे अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100%। अगर आप मटेरियल इसमें चेक करेंगे तो आपको ये कंपैटिबिलिटी ये दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने भी अभी ए कैटेगरी बताई एक्सेलेंट, A1 एक्सेलेंट है, बी गुड है, B1 की कैटेगरी स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए बताया है, सी फेयर है और डी पुअर है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल है। ये कैटेगरीज भी, जैसे अभी अगर ABS एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टीरिन, ये प्लास्टिक का एक टाइप है, तो ये ABS प्लास्टिक अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए वो एक्सेलेंट कंपेटेबल है। यानी कि यहाँ पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आपने ABS प्लास्टिक ही यूज करना चाहिए, ऐसा क्लियर कट रिकमेंडेशन है। अगर यहाँ पे एसिटल मटेरियल है तो यहाँ पे फेयर बताए, एल्यूमिनियम, ब्रास और ब्रॉन्ज, तो यहाँ पे उन्होंने पुअर कैटेगरी बताया। तो इसलिए मैंने आपको जो बाथरूम क्लीनर का जो हार्पिक है वहां पे उन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स अगर आप यूज करते होंगे या सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे हैं तो ब्रास, ब्रॉन्ज या एल्यूमिनियम पे आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये भी यहाँ से पता चलता है कि ये मटेरियल के साथ ये कंपेटेबल नहीं है। तो अगर आप ये डिटेल में देखेंगे तो आपको जो भी मटेरियल चाहिए या आपको आपके पास जो भी मटेरियल है वो उसकी कंपेटेबिलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको केमिकल टू केमिकल कंपेटेबिलिटी चेक करना है, जैसे अभी हमने बात की थी जो केमिकल्स थे उसके साथ, जैसे हमने अभी एसीटोन की बात की थी, तो एसीटोन MSDS हमने देखा था। तो एसीटोन के साथ अगर कौन से केमिकल्स कंपैटिबल है तो यहाँ पे ये पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये हमने बात की थी कि जो केमिकल्स मिसिबल रहते हैं तो वो कंपैटिबल भी रहेंगे। तो जैसे 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइहेक्सेन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ये अलग अलग केमिकल्स है। यहाँ पे क्लियर कट बताया कि ये मिसिबल है, यानी कि इनके साथ अगर ये मिसिबल होता है, यानी कि एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, एज अ क्लीनर, इसीलिए हर एक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये सभी जगह मिसिबल है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ये इनकम्पैटिबल में मैक्सिमम केसेस में नहीं है, तो आप ये एसीटोन बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। अभी एसीटोन की जगह अगर दूसरे केमिकल, जैसे अभी हमने कोविड पैंडेमिक में इथेनॉल यानी कि इथिल अल्कोहल बहुत सारी जगह यूज किया है, तो ये इथेनॉल की अगर कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे केमिकल के साथ मिसिबल है। तो ये इथेनॉल अगर फ्लेमेबल भी है फिर भी यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स के साथ ये मिसिबल है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक केमिकल्स के साथ ही उसको देखना है कि उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे अभी आप वाटर के साथ चेक कीजिए, तो ये स्पेसिफिक रिजल्ट बताएगा कि वाटर के साथ अल्कोहल मिसिबल है। ठीक है, अगर यही बात हम टोल्यून के बारे में कहेंगे तो रिजल्ट क्या आता है देखो, तो इथेनॉल और टोल्यून जो है वो भी मिसिबल है। तो ये अलग अलग केमिकल्स या केमिकल्स और मटेरियल की कंपैटिबिलिटी आप अलग अलग सोर्सेज थ्रू चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में आपके इंडस्ट्रीज में आपको वो इजीली अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल था केमिकल कंपैटिबिलिटी के बारे में। थैंक यू।